ओके, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कर रहे थे, ठीक है। कैन यू सी माय स्क्रीन? आप सबको स्क्रीन? यस मैम। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर हमारा जहां पर तक हमने लास्ट क्लास में किया था उससे आगे हम डिस्कस करें, कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स हैं और फिर हम एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, इसी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को ही आगे बढ़ाते हैं। सो बेसिकली इसमें जो हम बात कर रहे थे कि एक बिल्डर है और वो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाता है, तो उसके लिए वो कैसे कॉस्टिंग करता है, कैसे अकाउंटिंग रखता है, ये हम सब डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो एक सिनेरियो आता है कि अगर डेप्रिसिएशन हो जाता है, ठीक है, और डेप्रिसिएशन के हमें आइटम्स दिए हुए हैं कि उसकी वैल्यू दी हुई है, लाइफ ऑफ मशीन दी हुई है, कॉस्ट ऑफ प्लांट है, स्क्रैप वैल्यू है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हैं, तो हम लोगों को सबको पता है कि डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही डेप्रिसिएशन निकालना है कि कॉस्ट ऑफ प्लांट माइनस स्क्रैप वैल्यू और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ प्लांट। अगर वो ईयर्स में है, डेज में है, आवर्स में, वो जैसा भी होगा। और यहाँ पे जैसे कि हमको पता है कि जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो हम उसमें इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस को भी ऐड कर देते हैं। तो ये जिसका हम ध्यान रखेंगे। और इसके बाद जो हमारा है कि अगर हमने कुछ ट्रांसफर, सेल या लॉस किया, ये तो हम उसको ऐसे ही दिखाएंगे। ये आप न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करिएगा। आज मैं आपको एक और न्यूमेरिकल कराऊंगी डिफरेंट थोड़ा सा, जो हमारा आएगा। ये भी हमने बात करी थी कि कई बार क्या होता है, हमें रिजर्व्स क्रिएट करने होते हैं। तो जो प्रॉफिट है, जैसे हम रिजर्व नॉर्मली क्रिएट करते हैं कि कितना प्रॉफिट है, उसका कितना प्रोपोर्शन हमें रिजर्व में डालना है। और वो हम सारा नहीं डालेंगे, जितना हमें कैश रिसीव्ड हुआ है, जितना हमें प्रॉफिट रिसीव हुआ है, प्रोपोर्शनेट टू जितना हमारा वर्क सर्टिफाइड था, क्योंकि वही हमारे पास एक्चुअली हमने प्रॉफिट लिया है। तो उस प्रॉफिट का जितना प्रोपोर्शन रिजर्व जाना चाहिए वही हम यहाँ पे शो करेंगे। तो प्रोपोर्शनेटली जो है वो रिजर्व क्रिएट होगा फॉर कंटिजेंसीज के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट चीज इसमें जो आती है दैट इज, ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं, आप करिएगा। कॉन्ट्रैक्ट लेजर अकाउंट बनाया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट लेजर अकाउंट का मतलब क्या है, कई बार क्या होता है कि एक जो पर्सन है उसके बहुत सारे अकाउंट, उसके बहुत सारे जो हैं कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम एक लेजर मेंटेन करते हैं जिसमें खूब सारे अकाउंट्स बनाए जाते हैं, इसी तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट लेजर भी बनाया जाता है। और जहाँ पे एक हम हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक स्पेशल अकाउंट खोलते हैं। और इसको इस तरीके से बनाया जाता है जैसे लेजर हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की इंफॉर्मेशन दे देता है, ऐसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेजर का भी वही पर्पस है। जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे कंप्लीट हो जाते हैं उनकी वैल्यू हम राइट साइड में, क्रेडिट साइड जो हमारी है वहां पे हम दिखा देते हैं बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, और उसका जो प्रॉफिट होता है उसको हम अपना शो कर देते हैं डेबिट साइड में। तो जिससे हमारा जो भी प्रॉफिट्स हैं और जो भी हमारा बैलेंसेस हैं वो उसमें रिकॉर्ड होता रहे, और जो बैलेंस बच गया दैट इज योर वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है, उसको हम वर्क अनसर्टिफाइड बोलते हैं। तो इसको आप जैसे डिफरेंट देखिए, आप अकाउंट्स बनाए गए हैं वो। कई बार क्या होता है, ये जो वर्क अनसर्टिफाइड है, कई बार तो आप क्लियरली आपको दिख जाएगा, लेकिन मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि जो वर्क अनसर्टिफाइड है वो क्लियरली नहीं दिया होता और आपको उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर सारा काम हो चुका है उतना ही वर्क अनसर्टिफाइड है जितना हमारा वैल्यू ऑफ वर्क है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, देयर इज नो अनसर्टिफाइड वर्क। लेकिन क्या उसमें अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कोई वर्क अनसर्टिफाइड है कि नहीं है? तो हम सबसे पहले पता लगाएंगे कि हमारी जो वर्क सर्टिफाइड है उसकी क्या वैल्यू है, क्या कॉस्ट है, क्या वैल्यू है। कॉस्ट में क्या है, सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर ने किए होते हैं और आर्किटेक्चर बोलता है कि हाँ किए हुए हैं। और वैल्यू में होता है कितना अमाउंट पे करना है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट का जो एलिमेंट है दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। फिर हम पता लगाते हैं कि ये हमारा वर्क सर्टिफाइड हो गया, जो कि क्यों सर्टिफाइड हो गया, क्योंकि इसका आर्किटेक्ट ने हमें इसका सर्टिफिकेट दे दिया कितना आपका काम डन है। और फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड अप टू द एंड ऑफ द ईयर। हम ये पता लगाते हैं कि हमने कितना काम कर लिया। मैंने बताया था ना लास्ट टाइम कि एक काम होता है हमने कितना कर लिया, और एक काम जो आर्किटेक्ट है जो सर्टिफिकेट देना है वो बताता है कि नहीं आपका कितने परसेंटेज काम कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमारा कुछ वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है। तो हमें क्या पता लगाना है कि हमारा कितना काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसको हम कैसे पता लगाते हैं कि हमने जितने खर्चे कर दिए, जितना हमारा एक्सपेंडिचर हो चुका है, जितना हमने उसमें प्लांट लगा दिया, मटेरियल लगा दिया, है ना,
ये हमारा वहां पे कितना हमारे पास प्लांट और मटेरियल, फायर से अगर कोई लॉस हुआ तो वो दिखा देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा खर्च हो चुका है दैट इज ऑल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड। तो अब हम क्या कर सकते हैं, वर्क अनसर्टिफाइड निकाल सकते हैं। वर्क अनसर्टिफाइड कैसे निकलता है कि जितना हमने काम कंप्लीट कर लिया माइनस कितना हमारा वर्क सर्टिफाइड हो गया। तो कई बार तो आपको सामने सामने दिख जाएगा, लेकिन कई बार आपको ये सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी और फिर ये निकलेगा कि कितना हमारा वर्क अनसर्टिफाइड है। तो फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। अब देखो ये कॉस्ट और वैल्यू आपको इन दोनों में डिफरेंस करना आना चाहिए। कॉस्ट है आपकी कॉस्ट और वैल्यू है उसमें प्रॉफिट एलिमेंट भी अगर ऐड कर दें तो ठीक है। तो जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड क्या हुआ, वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड माइनस वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अब कॉस्ट अनसर्टिफाइड कैसे रह जाएगी, क्योंकि इसमें एक प्रोपोर्शनेट इंक्लूडेड है। तो हम यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड अपॉन में वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड इनटू वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। तो देखिए जो प्रोपोर्शन है कॉस्ट और वैल्यू का, उसी को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो हमारा वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। इट्स लाइक वी हैव पुट अ इक्वेशन। तो हमने उसमें इक्वेशन क्या लगाई है, मान लो अगर हमारी कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीट हमने कर लिया 100 रुपए का काम, ठीक है, और उसकी वैल्यू है 110 रुपए फॉर एग्जाम्पल। तो अगर हमारा 20 रुपए का काम जो है वो अनसर्टिफाइड है तो उसकी क्या कॉस्ट होगी। तो ये हमने एक तरीके से जैसे हम फॉर्मूला बेसिक लगाते हैं वो हमने लगा दिया कि जिसमें हमने कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड अपॉन वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड को इसी प्रोपोर्शन में हमने ये निकाल लिया कि हमारी कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, क्योंकि हमें यही निकालना है ना कि हमारा जो अनसर्टिफाइड है उसकी क्या कॉस्ट है। वैल्यू तो हमारी ऊपर से निकल के आ गई है ना। तो ये वैल्यू कौन सी है, जितने में हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड हुआ है। इसको हम एक न्यूमेरिकली करेंगे तो हमें ज्यादा पता चलेगा। तो हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। आप में से कोई न्यूमेरिकल पढ़ी अनम्यूट करके। Anybody can unmute yourself and read the numerical. Yes, ma'am. हाँ पढ़ो बेटा। Miss XYZ make up ये their मेसर्स, accounts. ये मेसर्स है। मेसर्स का मतलब होता Messrs. है कंपनी को एड्रेस करते हैं, है ना। Okay, ma'am. Messrs XYZ make up their accounts annually on 31st December. Contract commenced on 1st April 2003. The costing records show the following information at December 31, 2003. Materials charged at site rupees 43,000. Labor charges paid rupees 1,20,220. Overhead incurred rupees 12,620. A machine costing rupees 30,000 has been on the site for 73 days. Its working life is estimated at 5 years and its final scrap value at rupees 2,000. A supervisor who is paid rupees 10,000 per annum has spent approximately one half of his time on this contract. All other administration expenses on 31st December amounted to rupees 25,220 and material on site is worth rupees 4,960. The contract price is rupees 4 lakh. On 31st December 2003, 2/3 of the contract was completed. Architect certificate has been issued for rupees 2 lakh and rupees 1,60,000 has been paid on account. Prepare a contract account and state how much profit or loss you would include in the cost accounts up to 31st December. Yes, sure. अब आपको समझ में आया कि इन्होंने 3-4 जो हमें पॉइंट्स हैं वो एक साथ दिए हुए हैं, ठीक है। हमें ये भी बताया गया है कि हमारा क्या डेप्रिसिएशन है, ठीक है ना। हमारे को ये भी बताया गया, देखो इसी के बेसिस पे हम अकाउंट बनाते हैं। जैसे सबसे पहले उन्होंने बोला, तो शुरू से अब इसको हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। जो हमारी कंपनी है वो हमारे अकाउंट्स एनुअली बनते हैं 31 दिसंबर को और हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल को। तो कितने महीने हमारा कॉन्ट्रैक्ट चला, इसका मतलब है हमें
How many months? 3 months. How? Contract commenced on बेटा 3 months छोड़ना चलेगा? 4 month. कैसे? मैम 9 मंथ एक रुपए एक को बढ़ा बोनस। दिया। मैम 9 months होगा। कि आप 1 अप्रैल 2003 से स्टार्ट करके आप 31 दिसंबर 2003 तक जा रहे हो, है ना? Yes, ma'am. राइट, सो इट इज गोइंग टू बी 9 months। तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है चलते हुए 9 months हो गए हैं। तो जो हमारे कॉस्टिंग रिकॉर्ड है उसमें क्या है, मटेरियल देखो बोला है इन्होंने 43,000, तो वो हमने मटेरियल लिख दिया यहाँ पे डेबिट में। फिर लेबर चार्जेस बोला 1 लाख, ओके जो यहाँ पे ये इन्होंने बोला, देखो 31 दिसंबर हमारे अकाउंट्स क्लोज होते हैं, 1 अप्रैल 2003 को हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टार्ट हुआ है। एंड कॉस्टिंग रिकॉर्ड शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एट 31 दिसंबर 2003। तो 9 मंथ्स के लिए हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट जो अभी 9 मंथ्स से चल रहा है, ठीक है। इसका मटेरियल जो चार्ज हुआ है वो 43,000 हुआ है, और 43,000 मटेरियल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको 43,000 दिखाया है। कैन यू सी? साथ साथ मैं आपको इसका अकाउंट भी दिखाती जा रही हूँ जिससे आपको क्लैरिटी रहे, ठीक है। 43,000 मटेरियल, लेबर चार्जेस इज 1,02,20, तो यहाँ पे हमने लेबर दिखा दिया 1,02,20। ओवरहेड इनकर्ड 12,620, सो दिस इज 12,620। अब इसके बाद इन्होंने बताया कि एक मशीन रहे हमारे पास 30,000 की। बताइए कैसे निकाला है डेप्रिसिएशन? कैन एनीबॉडी टेल मी हाउ दे हैव कैलकुलेटेड द डेप्रिसिएशन? आप में से कोई बता सकता है? देखिए 30,000 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 73 बाय 365। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। डेप्रिसिएशन समझ में आया? यस कैसे मैम। निकाला है? 30,000 की उसकी वैल्यू थी, ठीक है, ये ना 30,000 की वैल्यू है, उसमें 73 डेज के लिए वो हमारे यहाँ साइट पे मशीन रही है, और वर्किंग लाइफ इज एस्टिमेटेड 5 years और स्क्रैप वैल्यू इज 2,000। सो 30,000 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाय 5 ये ईयर का हो गया। अब इसको डेज में कन्वर्ट करना है, तो 73 डिवाइडेड बाय 365। डेप्रिसिएशन सबको समझ में आया कैसे निकला है? मैम मैम हाँ बोलो। मैम 2000 एक बार प्लीज दोबारा समझा दीजिए। बेटा 2,000 ये दिया ना स्क्रैप वैल्यू, ओके मैम, ओके। स्क्रैप वैल्यू दिया ना बेटा। तो Yes, अभी हमने ma'am. फॉर्मूला पढ़ा था कि कैसे हम करते हैं, जो हमारी मशीनरी की कॉस्ट है उसमें से माइनस करते हैं स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ये तो ईयर का हो गया, लेकिन ये लिखा है, हमको इंफॉर्मेशन दी है कि जो मशीन है वो हमारे यहाँ 73 डेज के लिए थी इस साइट पे, इस प्रोजेक्ट पे, इस कॉन्ट्रैक्ट पे। तो डेज के हिसाब से निकालने के लिए उसको जो ईयरली आया उसको हमने डेज वाइज 73 डेज के लिए डिवाइडेड बाय 365 करके कैलकुलेट कर दिया। ओके मैम। सबको समझ में आ गया है डेप्रिसिएशन? यस मैम। ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने बोला कि एक सुपरवाइजर है जिसको 10,000 हम पर एनम देते हैं, और उसने क्या किया है, हाफ ऑफ द टाइम कॉन्ट्रैक्ट पे लगाया है, ठीक है। तो जब इसने हाफ ऑफ द टाइम लगाया तो इसकी 10,000 रुपए जो है हम उसे साल के दे रहे हैं, पर एनम है। इसलिए यहाँ पे जब भी आप ऐसे कैलकुलेट करोगे यू मस्ट सी कि क्या उसकी पर एनम है, पर मंथ है, अपने मन से नहीं करना, वहां लिखा हुआ है। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि पर एनम है, और उसमें आधा टाइम उसने लगाया, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही 9 मंथ्स का था। तो ये तीनों चीजों को कंसीडर किया, और इस हिसाब से की सैलरी 3750 निकल के आई। एनी डाउट एनीबडी के 3750 कैसे आया? तो आप पूछ सकते हो।
समझ में आ गया? Yes. Yes, ma'am. कोई कुछ कह रहा है? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी बेटा। वर्तिका की तो ठीक आई थी, लेकिन जो दूसरा पीछे बॉय ने बोला उसकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हुई। ओके आ गया समझ में। ठीक है बेटा। सो बाकी उस फिर आगे क्या बोला उन्होंने कि ऑल अदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अप टू 31 दिसंबर अमाउंटेड टू ₹25,220। तो हमने ये सारे अदर एक्सपेंसेस लिख दिए 25,220। तो इस तरीके से जितने भी एक्सपेंसेस है इस कॉन्ट्रैक्ट के वो सारे के सारे हमने इसमें लिख दिए। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि मटेरियल ऑन साइट जो है हमारा 4960, तो इट इज लाइक ए क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे हमने उसको क्रेडिट साइड में जाके बाय मटेरियल एट साइट 4960 करके हमने इसे दिखा दिया। फिर उन्होंने बोला कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो आपका 4 लाख है। सी बट व्हेन आई वाज टेलिंग ना द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। डेबिट साइड से हम सारी कैलकुलेट कर रहे हैं ना कि इसका क्या हमारा जो है कॉस्ट क्या आ रही है। तो एक चीज है कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो हम लगा रहे हैं, और वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा डिसाइड हुआ है कि हम इतना पैसा लेंगे। तो ये वैल्यू ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट है। अब लेकिन हमारा अभी वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम ये देखेंगे कि हमारा कितना वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है और कितना वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड है, ये हमें देखना है। तो 31 दिसंबर को उसने बोला कि हमारा 2/3 काम जो था वो कंप्लीट हो गया था। आर्किटेक्चर ने हमें सर्टिफिकेट दिया है 2 लाख का, है ना, और 1,60,000 उसने इस 2 लाख में से, मतलब हमने तो काम खत्म कर लिया 2/3, ठीक है, 2/3 इज लाइक 66%, ठीक है। लेकिन आर्किटेक्टर ने हमें 2 लाख का दिया, यानी कि आर्किटेक्टर ने बोला है कि आपका अभी मेरे हिसाब से 50% काम हुआ है। हम बोल रहे हैं 66, लेकिन आर्किटेक्ट बोल रहा है 50, चलेगी उसकी, क्योंकि जितना हमारे पास सर्टिफाइड होता है उतने को हम दिखा सकते हैं। अब इस 2 लाख में से भी जो कॉन्ट्रैक्टी है वो सारा के सारा पैसा हमें नहीं देगा। उस 2 लाख में से भी उसने हमें 1,60,000 रुपए पे किया है। तो यहाँ पे देखिए हमने वर्क इन प्रोग्रेस में दिखाया कि वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो 2 लाख है हमारा। लेकिन हमारा जो कॉस्ट है उसके हिसाब से जो है हमारा वर्क जो सर्टिफाइड हुआ है वो 2/3 हुआ है। तो ये देखिए इसको हमने कैसे निकाला। देखो वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड इज 2/3। हमने ये बोला ना, यहाँ पे इसने बोला कि हमारे हिसाब से 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड। तो उसकी वैल्यू क्या है, हमारे हिसाब से वैल्यू बनती है 2,66,667 दिस। और वैल्यू वर्क सर्टिफाइड कितनी है हमारी 2 लाख है। तो वैल्यू वर्क अनसर्टिफाइड, यहाँ वैल्यू चल रही है, अभी हमें इसको कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमारा क्या है, अभी हमारा जो वैल्यू वर्क अनसर्टिफाइड हो गई 66,667। ये सबको समझ में आया कि 6667 कैसे आया, 66,667 रुपए, Yes, ma'am. है ना। कोई ऐसा तो नहीं है जिसे जो यहाँ तक नहीं समझाओ, क्योंकि अगर यहाँ तक नहीं समझे तो आगे नहीं समझ पाओगे। किसी को भी लगता है कि दोबारा समझाने की जरूरत है तो मैं दोबारा समझा सकती हूँ। यस ठीक है, मैं एक बार और बताती हूँ। हमें ये बोला गया, इसने बोला कॉन्ट्रैक्टर ने जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं कि मेरी तरफ से 2/3 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, है ना। सो 2/3 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने का मतलब क्या है, अब हम वैल्यू से चलेंगे। तो वैल्यू पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 4 लाख थी, क्योंकि उसने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो आपका 4 लाख है। तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है वो 4 लाख रुपीज है। तो लेकिन हमारा 2/3 फिनिश हुआ, तो हम ये बोल रहे हैं कि हमारी तरफ से कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि मेरी तरफ से 2,66,667 का काम खत्म, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है ना, मेरे कहने से क्या होता है, जितना सर्टिफिकेट मिलेगा उतना ही तो माना जाएगा ना भाई, कॉन्ट्रैक्ट ही तो उस हिसाब से पेमेंट करेगा जितना सर्टिफिकेट है, राइट। सर्टिफिकेट वाला कह रहा है कि नहीं जी अभी आपका सिर्फ 2 लाख का काम खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसके हिसाब से उसने मेरा जो वैल्यू वर्क अनसर्टिफाइड है दैट बिकम्स टू 66,667। मैं कह रहा था 2,66,000 का खत्म हो गया, वो कह रहा है 2 लाख का खत्म हुआ है। तो जो अब उसने नहीं माना है, जो अनसर्टिफाइड है, जिसका मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला है, दैट इज 66,667। इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट नाउ? मतलब 66,667 का काम नहीं हुआ है। नहीं, इसका मतलब है काम हो गया है,
लेकिन मेरा काम उसने एक्सेप्ट नहीं किया है। मेरी तरफ से तो ठीक। मैंने तो खर्चा कर दिया ना, मेरी तरफ। ऐसा है ना, सपोज अब एक बिल्डिंग बनाई आपने, ठीक है, मान लो एक बिल्डिंग बनाई, अब उसका आधी जगह प्लस्तर हुआ है और आधी जगह प्लस्तर नहीं हुआ, इसको इस तरीके से मानो। तो जो चेक करने आर्किटेक्ट आ रहा है, वो तो ये कह रहा है ना कि अभी प्लस्तर नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, तो मेरी तरफ से तो नहीं हुआ ना प्लस्तर, मैं कैसे मान लूं कि हो गया। लेकिन मैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर कह रही हूँ भाई, मैं आधी जगह जब कर दिया, उसकी कॉस्ट तो मैं मानूंगी ना। मैं कैसे कह दूं कि मैंने नहीं माना, आधा तो हो गया ना। तो वो जो ये आधे वाला प्लस्तर है जो मैं कर चुकी हूँ, उसकी कॉस्ट तो कहीं ना कहीं आएगी ना। दैट इज अनसर्टिफाइड। समझ में आया? मैम हाँ आ गया। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया तो एक बार और डिस्कस कर सकते हैं हम इसको। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? शुड वी प्रोसीड? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. गुड। अब ये तो उसका वैल्यू है, इट इज लाइक एक सेल्स प्राइस है और एक कॉस्ट प्राइस है। तो ये जो वैल्यू है ये काइंड ऑफ सेल्स प्राइस है ये, क्योंकि ये प्राइस को लेके चले, हम 4 लाख को लेके चले हैं, है ना। लेकिन इसकी कॉस्ट तो अलग होगी ना, तभी तो मेरा प्रॉफिट निकलेगा। भाई मेरा अगर खर्चा 3 लाख का हो रहा है और मैं उससे 4 लाख मांगू, तभी तो मेरे को कुछ प्रॉफिट होगा। नहीं तो क्या फायदा अगर 3 लाख हो रहा है और मैं 3 लाख ही मान लूं, तो व्हाट इज द बेनिफिट, राइट? तो वैल्यू अलग चीज है और कॉस्ट अलग चीज है। अब मुझे ये जो कॉस्ट है, ये जो वैल्यू है, इसकी कॉस्ट निकालनी है। पॉइंट इज दैट, ठीक है, जिसके लिए मैं ये पूरी एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो मैंने, अब मेरा फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड अपॉन वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड, है ना। अब वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड तो आ गई है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द वर्क कंप्लीटेड। बट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इज जितना मैंने खर्चा किया है। तो मैंने खर्चा क्या क्या किया है, वो ये सारा यहाँ पे है। 43,000 मेरा मटेरियल लगा, 1,02,220 की मेरी लेबर लगी, 12,620 का मेरा ओवरहेड्स लगे, ठीक है। ये जो सारे दिए 1120, 1120 का मेरा डेप्रिसिएशन लगा, 3750 का मेरा सैलरी, और 25,220 के मेरा एक्सपेंसेस, और माइनस 4960 का मेरा स्टॉक बचा हुआ है। दिस इज द कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड। कैसे निकालते हैं, जितना मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंसेस प्लस अदर एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे करके मैंने कॉस्ट निकाली, विच कम्स टू 1,80,970। सबको समझ में आई मैंने कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड कैसे निकाला? एनी डाउट? नो मैम। ठीक है, अब वो फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी हमने पढ़ा था। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? हमारा फॉर्मूला कहता है कि अगर मुझे कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड निकालनी है, यानी कि जो 66,667 की मैं वैल्यू दिखा रही हूँ, इसको बनाने में कितनी कॉस्ट लगी, अगर वो निकालनी है, तो जो वर्क कंप्लीटेड है अगर मैं उसका रेशियो निकालूं, विच इज काइंड ऑफ कि मैंने कितना प्रॉफिट इस पे अर्न किया है, दैट इज द रेशियो, तो उससे वो निकल के आ जाएगी। तो फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड अपॉन वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड इनटू वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड कितनी है हमारी, बताइए। मैम 1,80,970। ठीक है, और वैल्यू कितनी है उस वर्क कंप्लीट करने की? 2,66,667। और मल्टीप्लाइड बाय हमारा अनसर्टिफाइड की वैल्यू कितनी है? 66,667। परफेक्ट। तो इसको अगर हमने कैलकुलेट किया तो हमारा निकल के आया 45,242 अप्रोक्स, क्योंकि हमने इसको राउंड फिगर कर दिया। तो ये क्या इसका क्या मतलब है कि ये जो मैं 66,000 का सामान दिखा रही हूँ, उसको बता रही हूँ कि तुम्हारे लिए मैंने 66,000 का सामान रखा हुआ है अभी, जिसको तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उसकी कॉस्ट 45,242 है, विच इज ए काइंड ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस हम प्रॉफिट पे थोड़ा ना दिखाएंगे, हम उसको कॉस्ट पे दिखाएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर दिस होल कैलकुलेशन कि कैसे 45,242 निकल के आया? हमने सीधा फॉर्मूला निकल लगाया कि हमारी कॉस्ट क्या है वर्क कंप्लीटेड की, अपॉन वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड क्या है, मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ द वर्क अनसर्टिफाइड। एक तरीके से जो हमारी अनसर्टिफाइड वैल्यू पड़ी हुई है उसको हमने कॉस्ट में कन्वर्ट कर दिया प्रोपोर्शनेटली, proportion to what we are having earlier. Is it clear? Any doubt?
सबको समझ में आया ये 45,242? क्योंकि इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जनरली ऐसा ही आता है, मैंने पेपर नहीं बनाया, जनरली एग्जाम में ये जो वर्क अनसर्टिफाइड और सर्टिफाइड पे ही क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इसको बहुत आराम से आपको करा रही हूँ। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताइए, दोबारा डिस्कस कर लेंगे। मैम इस बार आप बना देना पेपर। ऐसा नहीं होता है। यूनिवर्सिटी जो आदेश करेगी वही तो होगा। ठीक है, वी गो बाय यूनिवर्सिटी ऑर्डर्स ओनली। अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? पेपर कोई भी बनाए, क्वेश्चन तो ऐसे ही रहेगा, मैं क्वेश्चन तो समझा ही रही हूँ ना तुमको, ऐसा क्वेश्चन जनरली आता है इसलिए समझा रही हूँ। आपको समझ में आ गया सबको 45,242 कैसे निकल के आया? एनी डाउट एनीबॉडी? नो मैम। नो मैम। ठीक है, नो मैम। गुड। तो ये हमारा कॉस्ट निकल के आ गई, वर्क अनसर्टिफाइड, इट इज लाइक कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, और इसके बेसिस पे अब हमने बैलेंस शीट में हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया। ठीक है, अब इन्होंने हमें प्रॉफिट पे क्या बोला, आगे आपको एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है और आपको ये बोलना है कि आप कितना प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना लेके जाओगे। तो यहाँ तक तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे लेके जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सारा नहीं लेके जाते हैं, अगेन हम इसको प्रोपोर्शनेटली लेके जाते हैं, जितना पैसा हमें मिला उसका प्रोपोर्शन प्लस जितना उसने हमें पे किया उसका प्रोपोर्शन, क्योंकि सारे प्रॉफिट तो उसने हमें पे नहीं किया, उसने अभी हमारा सारा काम खत्म नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, अभी हमारा 2/3 काम खत्म हुआ है, इसलिए ये जो प्रॉफिट आया ये पूरा के पूरा हम अपना प्रॉफिट नहीं दिखा सकते। ठीक है, हम इसका 2/3 दिखाएंगे। अब उस 2/3 में से भी जो 2 लाख बनता था उसमें से भी कॉन्ट्रैक्टी ने हमको 1,60,000 रुपए दिया है, 1,60,000, तो उसका प्रोपोर्शन भी यहाँ लगाया जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, आई विल बी अपलोडिंग दिस रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हो। ठीक है, नो डोंट वरी, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे 64,272 का ये जो प्रॉफिट आ रहा है, इसको हम दिखाएंगे कि क्योंकि हमारा काम अभी 2/3 ही फिनिश हुआ है, और उस 2/3 फिनिश में से भी 2 लाख पूरा में से भी उसने हमें 1,60,000 ही दिया है। जो वर्क सर्टिफाइड हो गया, पहले तो क्या हमारा पूरा काम खत्म ही नहीं हुआ, 2/3 खत्म किया, अब उस 2/3 में से भी उसने 2 लाख को रिकॉग्नाइज किया, उस 2 लाख में से भी उसने हमें 1,60,000 की पेमेंट करी है। तो जितना इसका प्रोपोर्शन बनता होगा, हम उतना ही अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे कि हमारा इतना प्रॉफिट रियलाइज हो गया। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट आप सबने पढ़ा होगा कि जितना प्रॉफिट एक्चुअली में हम सेल कर देते हैं, जितना हम आइटम्स को हमें पेमेंट मिल जाती है, हम उतना ही मानते हैं कि हमने कमा लिया है, क्योंकि जब तक हमें पैसे मिले नहीं है तब तक हम कैसे मान लें कि हमने कमा लिया, राइट? सो बाकी जो बच जाता है, दैट बिकम्स टू योर प्रॉफिट एंड सॉरी योर वर्क इन प्रोग्रेस, एंड दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट इन रिजर्व। तो बाकी का अमाउंट जो है वो आप रिजर्व्स में ट्रांसफर कर, मतलब रिजर्व वो वाला रिजर्व नहीं है, ये दिस इज लाइक वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में ही जाएगा, क्योंकि ये हमारा बाकी का भी बचा हुआ अमाउंट है। जब तक हमारा ये क्लियर नहीं हो जाता है, पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है, पूरी पेमेंट नहीं आ जाती है, तब तक हम इसको नहीं दिखा सकते हैं। इज इट क्लियर सबको कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे गया अमाउंट? यस मैम। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैम एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा 64,272 तक क्लियर है बेटा आपको? यस मैम। अब ये हमारा प्रॉफिट है, हमारा आगे उसने क्वेश्चन पूछा था कि स्टेट हाउ मच प्रॉफिट और लॉस यू वुड इंक्लूड इन कॉस्ट अकाउंट्स। तो आप ये कितना प्रॉफिट जो है वो आप एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, कि आप ये दिखा दोगे हमारे कॉस्ट अकाउंट्स में कितना प्रॉफिट हमें निकल के आ गया है। तो हम ये बोलेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हम पूरा नहीं भेजेंगे, रीजन बीइंग क्योंकि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब तक आपकी अर्निंग्स पूरी कंप्लीट ना हो जाए, या जब तक आपको पूरा पैसा रियलाइज ना हो जाए, तब तक आप उसका प्रॉफिट शो नहीं कर सकते हो। ये जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है ये हमारे 2/3 काम का आ रहा है, लेकिन उतना तो हमारा रियलाइज, उतना तो हमारा सर्टिफाई हुआ ही नहीं है, तो हम जो काम अभी हमारा पूरा सर्टिफाइड ही नहीं है, हम सारा के सारा प्रॉफिट नहीं दिखा सकते। तो इसके लिए हमने क्या किया, पहले तो इसका 2/3 निकाला,
फिर उस 2/3 में से भी हमारा जितना उसने हमें पेमेंट करी है, अगर उसने पूरी पेमेंट कर देती तो ये आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाता, लेकिन क्योंकि उसने 2 लाख जो सर्टिफाइड किया उसका भी उसने सिर्फ 1,60,000 ही हमें पे किया है ना, तो हम इसका मतलब उसने हमें 80% पे किया। तो अगर हमें 80% पे किया है तो हम 80% ही ऑफ दिस ही दिखाएंगे। तो इसीलिए हमने इसको दो आगे उसके मल्टीप्लीकेशन किए हैं, एक तरीके से 2 बार प्रोपोर्शनेट किया है। एक तो काम के हिसाब से, क्योंकि हमने 2/3 काम फिनिश किया है इसलिए हम 2/3 कर रहे हैं। दूसरा इस हिसाब से क्योंकि हमारे को पेमेंट 80% पे लिया है तो हम उसका भी 80% निकाल रहे हैं। अब जो अमाउंट आया दैट इज कंसीडर्ड एज कि हाँ हमारे ये प्रॉफिट में जाने के लायक है, क्योंकि उसने हमें इतनी पेमेंट कर दी, इसका मतलब इतना प्रॉफिट तो हमने पक्का पक्का से कमा लिया। क्योंकि हमारा कंजर्वेटिज्म भी यही कहता है कि जब तक आपका कोई फ्यूचर प्रॉफिट है आप उसे नहीं दिखाओगे जब तक वो रियलाइज ना हो जाए। तो ये दिस इज ए काइंड ऑफ कि हमें फ्यूचर में होगा, लेकिन क्योंकि अभी वर्क सर्टिफाइड नहीं हुआ है इसलिए अभी ये कंफर्म्ड नहीं है। तो जब तक ये कंफर्म्ड नहीं है, जितना कंफर्म्ड था उसमें से भी उसने जितनी पेमेंट कर दी, जितना हमें पैसे मिल गए, उसमें से जो प्रॉफिट एलिमेंट है वो तो हमने दिखा दिया, लेकिन बाकी वाले को हमने वर्क इन प्रोग्रेस में रोक दिया। जब ये वो सर्टिफाइड कर देगा, पेमेंट आ जाएगी, प्रॉफिट पक्का पक्का से हो जाएगा, तब हम दिखाएंगे। इज इट क्लियर? समझ में आ गया बेटा आपको? यस मैम। ठीक है, और कहीं किसी का कोई डाउट? तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे हमारे, तो आप इसको करिएगा। और अब आगे ये न्यूमेरिकल्स हैं, थोड़ा आप इनकी खुद की प्रैक्टिस करिएगा, और अगर कोई भी डाउट होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, अदरवाइज वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। क्योंकि हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है वो फिनिश हो चुका है, इसके न्यूमेरिकल्स हैं। ओके, मेंटेनेंस का क्या होता है, कई बार ऐसा होता है जैसे आपका बिल्डिंग तैयार हो गया, तो उस अभी वो हैंड ओवर नहीं हो रहा है, तो जब तक वो हैंड ओवर नहीं हो रहा है तब तक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर क्योंकि हमने डेट से पहले फिनिश कर दिया, उसको ट्रांसफर नहीं किया, तो जब तक वो प्रॉपर हैंड ओवर नहीं हो रहा तब तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर की है, और वो भी उसके लिए एक तरीके से कॉस्ट है। तो इसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। लेकिन अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, एग्रीमेंट हो गया कि वो अगर मान लो कंप्लीट तो हो गया लेकिन अभी वो हैंडओवर लेने के लिए रेडी नहीं है, देन ही कैन चार्ज। ठीक है, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ही खुद से पे कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हमें पे करना पड़ता है तो वो हमारे लिए एक तरीके से मेंटेनेंस एक्सपेंस होता है। तो जैसा आपको एग्जाम में दिया होगा इसको आप चार्ज करेंगे। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट अगर मान लो मोर देन 1 ईयर का जा रहा है, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो वो जैसे हम होता है ना कि बैलेंस बीडी और सीडी सब दिखाते हैं, वैसे उस तरीके से ब्रॉड डाउन और कैरिंग फॉरवर्ड करेंगे। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट अगर चलता जा रहा है तो हम इसको यहाँ फिनिश नहीं करेंगे, हमने सबको ट्रांसफर कर दिया और आगे चल के हमने उसको बैलेंस शीट में भी दिखा दिया। देखो जैसे कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट है कि इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया है ना, तो ये इस तरीके से हम दिखाते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस है, इसका बैलेंस जो है अगेन कैरी डाउन हो गया। सो इस तरीके से हम दिखाते हैं। प्रोसेस और जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दैट रिमेन्स द सेम। और कई बार क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट में एस्केलेशन क्लॉज होता है। एस्केलेशन क्लॉज जैसे आजकल महंगाई इतनी बढ़ रही है तो बोलते हैं कि मटेरियल का प्राइस जो है हमें 5% 10% इतना तक बढ़ सकता है, तो वो जितना बढ़ेगा, जैसे इसमें दिया हुआ कि 25% जो हमारी राइज इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो सकती है, या वेजेस में 5% मटेरियल हो सकता है इंक्रीज। तो अगर ऐसा कुछ क्लॉज है उसमें ऑलरेडी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो फिर हमें वो बढ़ा के ही देना पड़ेगा। और ये लास्ट पॉइंट है हमारा कि अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिल्कुल ही नियर कंप्लीशन है, जैसे हमने बात की थी ना जब शुरू हमने चैप्टर किया तो हमने बोला था कि 3 तरीके से हम बात करते हैं कि अभी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है, मिडवे है, या लास्ट तक पहुंच गया है। ठीक है, अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो काफी ज्यादा कंप्लीट हो चुका है और थोड़ा सा ये जो रह गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट जो है वो हम निकाल सकते हैं। तो हम डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा उस केस में प्रॉफिट निकालते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो है वो कंप्लीट होता है। तो जैसे जो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे थे वो तो हम वैसे ही बनाते हैं, है ना, लेकिन जब हमने अभी जो हमने डिस्कस किया था कि उसका प्रॉफिट का कितना पोर्शन जो है वो हम ट्रांसफर करेंगे, वो थोड़ा डिफरेंट वे से है। तो उसको कैसे करते हैं, ये उसके लिए एक छोटी सी टेबल दी हुई है,
पहले हम लिख देते हैं हमारे सारे एक्सपेंसेस कितने हुए, जैसे अभी हमने एग्जांपल किया ना, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं वो लिख देते हैं। प्लस क्योंकि ये नियर कंप्लीशन है तो हमें पता चल जाता है कि मोटा मोटा अभी ये खर्चा रह गया है। तो जो हमारे एस्टिमेटेड अगर और कोई छोटा खर्चा रह गया थोड़ा आने वाले कुछ ही टाइम में, क्योंकि प्रोजेक्ट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो उसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे, कुछ कंटिजेंसी भी लिख देंगे। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट आ गई। और नीचे हम लिखेंगे हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, तो वहां से हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है। अगर ये जो अभी हम काम कर रहे थे, अगर ये जो प्रॉफिट है वो किसी ऐसे फॉर्मूला के बेस पे है जिससे हम प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमारा वर्क सर्टिफाइड कितना है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है। क्योंकि प्रॉफिट तो तब तक नहीं निकलेगा ना जब तक ये दोनों चीजें नहीं होंगी। जब तक हमारा वर्क सर्टिफाइड नहीं हो जाता तब तक वो हमें कॉन्ट्रैक्टी जो है पैसे नहीं देगा। तो इसलिए वर्क सर्टिफाइड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अगर हमें प्रॉफिट ट्रांसफर करना है उस रेशो में जिसमें वर्क सर्टिफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। और कई बार हम ये, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि 2 लाख में से उसने 1,60,000 हमें पे किया है, तो हम ये भी देख सकते हैं कि हमें कितना कैश रिसीव्ड हो चुका है। क्योंकि अगर वो नियर कंप्लीशन है तो इसका मतलब है कि हमारा सर्टिफिकेट हमें 100% मिलने ही वाला है। फिर हम ये देखेंगे कि हमें पेमेंट कितनी रिसीव हो गई है, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो हमारी पेमेंट बीच में गायब कर दे और हम प्रॉफिट दिखा दे तो हमारा लॉस हो जाएगा, है ना। तो हम कैश कितना रिसीव हुआ उसके बेस पे भी दिखा सकते हैं। तो दोनों तरीके से आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से दिखाना है। एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट? नो मैम। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स आप करके देखिएगा इसको। ठीक है, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। यस, दिस इज फिनिश्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और इसमें जो ज्यादातर क्वेश्चन जैसे आते हैं वो मैंने आपको कराए भी हैं, इसलिए तो आप इसको जरूर करिएगा। बिना प्रैक्टिस के ये होने वाला नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। और ट्राई टू डू ऑल द इलस्ट्रेशंस, एटलीस्ट सारे इलस्ट्रेशंस जो है वो आप करके देखिए। क्योंकि जब आप सारे इलस्ट्रेशन, और बल्कि जब आप इलस्ट्रेशन करते हैं, एक बार इलस्ट्रेशन को अगर आपको नहीं समझ पा रहा है देख के करिए, और दूसरी बार उस इलस्ट्रेशन को ही ऐसे करिए कि आप कुछ नहीं देख रहे हैं, फ्रेश पेपर पे स्टार्ट करिए। इट्स लाइक ए क्वेश्चन टू यू, है ना। तो ऐसे जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप डेफिनेटली जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व कर पाएंगे। ऑलराइट, ठीक है, तो हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं।